नमस्कार सभी बच्चों को। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। बेटा मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहले पार्ट में हमने 9 क्वेश्चन करे थे, अब हम उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो हम करेंगे 10वां क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सबसे पहली बात आती है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता क्या है। ठीक, क्या होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया करते हुए क्या निकलती हो, ऊष्मा निकलती हो, ऊर्जा निकलती हो। ठीक, अब बेटा श्वसन को, किसको, श्वसन, श्वसन का अर्थ क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, तो बेटा जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेते वक्त हम कौन सी गैस ले रहे हैं, आप ये बताओ, हम कौन सी गैस लेते हैं बेटा? हम लेते हैं कौन सी, ऑक्सीजन गैस। तो लिखो श्वसन के दौरान श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, है ना बेटा। लिए गए ऑक्सीजन द्वारा लिए गए ऑक्सीजन द्वारा, इस ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाने को रक्त में ही विघटित करता है। क्या करता है, विघटित। तो श्वसन के दौरान लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन का रक्त में विघटित होना, क्या बेटा, विघटित होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया श्वसन का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, भोजन को रक्त में क्या करता है, विघटित करता है। और विघटित करने के बाद बेटा विघटित क्रिया करेगा तो इस क्रिया में हमारी क्या होगी बेटा, एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो विघटित होना, या ऐसे लिख लो, विघटित होता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है ना। सिंपल कि श्वसन के दौरान लिए गए ऑक्सीजन द्वारा, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन द्वारा भोजन का रक्त में विघटित होना, इसका काम होता है कि जो भोजन है, भोजन को रक्त में क्या करता है, विघटित करता है, तथा इस प्रक्रिया में क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इसीलिए श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ले लिया बेटा यहां पर क्या, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, कौन सी फॉर्म में होता है, ये होता है बेटा सॉलिड फॉर्म में। हम कौन सी गैस ले रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। और कौन सी गैस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। साथ में वाटर फॉर्म होता है नहीं होता है, और साथ में यहां से क्या निकलेगी, हमारी ऊर्जा। तो बेटा जब हम श्वसन ग्रंथि सांस लेंगे, सांस लेने में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस जैसे लेंगे तो इसका काम भोजन का रक्त में विघटित करना होता है, और साथ में इस प्रक्रिया में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और इसी प्रक्रिया को ही कारण ही हम क्या कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका मेन एग्जांपल है जो आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, साथ में आपने ऑक्सीजन गैस ली है, कुछ समय पश्चात आप तुरंत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हो, साथ में देखो जल निकलता है, पसीने आते हैं, और साथ में एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है आपकी गैस, गैस ही तो निकलती है, गैस से छोड़ते हो आप, और साथ में कौन सी फॉर्म है, लिक्विड, H2O लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और साथ में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। अब इसे करो बैलेंस, बैलेंस तो आपको सबको आता ही है।
कार्बन इधर कितने हैं 6, इधर कार्बन कितने हैं 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये देखो हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, इधर हाइड्रोजन देखो 2 हैं, तो इधर आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 कार्बन ये हो गए, 12 हाइड्रोजन इधर हो गए, 6 कार्बन इधर हो गए, 12 हाइड्रोजन इधर हो गए। उसके बाद देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन 6, और यहाँ कितने 6 ये रहे, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये रहे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो हम क्या काम करेंगे, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गई, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 कम 6 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन इधर हो गए। ये आपका 35वां क्वेश्चन था बेटा लेक्चर 4 में, जिसमें मैंने आपको बैलेंसिंग सिखा रखी है। लेक्चर 4 में आपका 35वां लास्ट क्वेश्चन यही था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सीख लो, ठीक है। तो हमारा 10th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम करेंगे बेटा कौन सा क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। कौन से को, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। मैंने आपको बेटा लेक्चर 5 में सिखाया था कि लेक्चर 6 में कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में क्या क्या अंतर है। तो हेडिंग लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अन्य बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित होता है। क्या कहलाएगा आपका, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब वियोजन अभिक्रिया में एक होता है उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया में आते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में कहां से आते हैं बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट एक ही तो पदार्थ है, हम पढ़ क्या रहे हैं, वियोजन। और वियोजन में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ऐसे निकलो कोई एक पदार्थ, कोई एक पदार्थ अन्य बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाए, विघटित हो जाए, क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब ये देखो ये सॉलिड फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है ये बेटा, सॉलिड फॉर्म में। और जैसे मैंने से ऊष्मीय दी, ऊष्मीय अपघटन, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से एक तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये निकल जाएगी। तो बेटा यहाँ पर एक पदार्थ है ऊष्मा के द्वारा, जो बाह्य कारक कह रहा है ना, यहाँ पर ये जो कारक कह रहा है, ये जो कारक कह रहा है, ये
तो इसके द्वारा जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है या जो भी कोई पदार्थ है बाह्य कारक द्वारा, हमने बाह्य कारक क्या लिया है, ऊष्मा, तो ऊष्मा के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट गया है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब बात आती है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो अब हेडिंग लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया, बेटा ये सब आपको, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए आपके 8 या 7 लेक्चर जितने भी हुए हैं, उनमें आपको पूरी तरीके से सारी थ्योरी बता दी गई है कि अभिक्रिया कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है, उत्क्रमण अभिक्रिया कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। और ये सारे क्वेश्चन जितनी भी सारी अभिक्रियाएं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करें। कितने उत्पाद का, एकल उत्पाद का, तो क्या कहलाता है, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत क्यों है। यहां पर बेटा वियोजन अभिक्रिया में हम एक पदार्थ को दो या दो भागों में तोड़ रहे थे, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो क्या कहलाएगा वो आपका, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल बेटा यही लिख लेते हैं हम, Mg प्लस O2 एरो, क्या बन गया, MgO। देखो यहाँ Mg1, यहां पर भी Mg1, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन दो, यहां 2 से गुना कर दो, Mg इधर दो, इधर Mg1, इधर 2 से गुना कर दो। तो देखो ये हमने कितने पदार्थ लिए, दो पदार्थ लिए हैं, और कितने उत्पाद का निर्माण करा है, केवल एकल उत्पाद का निर्माण करा है। जबकि वियोजन में मैं एक पदार्थ लिया था और कितने उत्पाद बनाए थे, दो बनाए थे। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया सही बच्चों को, है ना सिंपल। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ लो, बाह्य कारक द्वारा दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दो, और संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ लो और उन्हें ऐड कर दो, केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर दो। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक था ऊष्मीय अपघटन, जो कि अभी हमने एग्जांपल करा था, या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया।
ऊष्मीय वियोजन में हमने क्या लिया था बेटा, इधर कैल्शियम कार्बोनेट लिया था सॉलिड फॉर्म में। बाह्य कारक इसमें क्या था, ऊष्मा। किस किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड, किसमें बेटा, सॉलिड फॉर्म में। और साथ में क्या निकल गया यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। फिर हमने पढ़ा बेटा कौन सा, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन बोल दो चाहे अपघटन बोल दो, बस अंतर कितना है, दोनों में सेम है, बस अंतर है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होगी आपकी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जबकि अपघटन अभिक्रिया कैसे होगी आपकी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या पढ़ा था हमने भैया यहाँ AgCl लिया था और यहां से इसे प्रकाश दिया, लाइट दी, तो Ag अलग निकल गया हमारा सिल्वर और साथ में क्लोरीन गैस अलग निकल गई। फिर बैलेंस करा, यहां Cl 2 थे, यहां Cl 1 थे, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर Ag यहां पर 2, Ag यहां पर 1, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर हमने कौन सा पढ़ा था, तीसरा विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय अपघटन में हमने क्या पढ़ा बच्चों, किसका एग्जांपल पढ़ा, H2O का। हमने H2O लिया, एकल पदार्थ है, और हमने इसे क्या करा, विद्युत दे दिया यहां से। तो ये किस किस में टूट गया, एक H2 में टूट गया, और जैसे ही क्या कर दिया हमने यार, एक तो H2 में टूट गया और साथ में किस में टूट गया, O2 में। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो कितने से गुणा कर दे, 2 से। हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। सिंपल है। तो हमने पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, एक ऊष्मीय वियोजन होती है, एक प्रकाशीय वियोजन होती है, और एक विद्युतीय वियोजन होती है। ऊष्मा में हमने लिया था बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था, ऊष्मा के प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। फिर हमने लिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पर AgCl है, प्रकाश की उपस्थिति से हीट करा तो Ag अलग निकल गया, Cl2 अलग निकल गया, साथ साथ से बैलेंस करते चले गए। यहाँ Ag 1 था, यहाँ पर भी Ag 1 था, यहाँ Cl 1 था, यहाँ Cl 2 थे, 2 थे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ Ag 2 हो गए, यहाँ पर भी Ag 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। फिर हमने पढ़ा विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय अपघटन में हमने क्या पढ़ा भैया, H2O लिया, सब विद्युत धारा दी उसमें, H2O ये ऐसे H2O है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 2 रोड लगा दिए एनोड कैथोड की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम करा, यहाँ से H2 अलग निकल गया, O2 अलग निकल गया, साथ साथ बैलेंस, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 4 हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे, पहले विस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या पढ़ा था हम सभी ने, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसी के यौगिक में से
विस्थापित कर, या हटा कर लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी क्योंकि विस्थापन तो पूछ रहे हैं ना। हटा कर स्वयं अपना स्थान ले लेता है, क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। है ना सिंपल, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक में से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक कुर्सी ले लो, आप ले लो, और सामने से आपके पिताजी आ रहे थे, तो आप क्या काम कर रहे थे? पिताजी आ रहे थे, आप तुरंत खड़े हो गए, और कुर्सी पर कौन बैठ गए? आपके पिताजी आकर बैठ गए। तो एग्जाम्पल के लिए हम यही लिखेंगे, ये हमने जिंक ले लिया। जिंक अधिक क्रियाशील तत्व किससे होता है? कॉपर से। कॉपर सल्फेट वाले यौगिक में कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा और SO4 किसके साथ चला जाएगा? जिंक के साथ। कॉपर अलग निकल गया बेचारा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल था? विस्थापन अभिक्रिया का। ये हमने कौन से दिन पढ़ाया था आपको? लेक्चर 5 में। फिर हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के यौगिकों का क्या होता है? आदान प्रदान। पक्का? गलत। अभिकारकों के यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। तो लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। बराबर। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था एग्जांपल में? उदाहरण के लिए हमने क्या लिया बेटा? एग्जांपल हमने लिया था यहां पर Na2SO4। कौन से में लिया था? एक्वस सॉल्यूशन में। साथ में क्या लिया था? बेरियम क्लोराइड। बेटा इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार जाके लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक की सारी वीडियोस देखो। ये जितनी भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैनल पर क्लास 10th के चैप्टर 1 में लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और सारी अभिक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में, BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन में है बेटा। और यहां से क्या बना था? बोलो जल्दी। Na और Cl निकल गया यहां से, नमक। और साथ में क्या निकल रहा था यहां से बेटा? BaSO4। और जो BaSO4 था ये प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में। तो अब बैलेंस कर रहे थे, Na यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, तो हमने यहाँ 2 से गुना कर दिया। Cl यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, BaSO4। तो विस्थापन द्विविस्थापन में इतना सा अंतर था। विस्थापन अभी क्या क्या कहलाता था कि भैया अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक में से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेगा। द्विविस्थापन में क्या कहलाया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया चाहिए जिसमें अभिकारकों के यौगिकों का आयनों का आदान प्रदान हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, अब 14 क्वेश्चन इसे कर ले सही बच्चे। 14 क्वेश्चन देखो।
14 क्वेश्चन है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रकार के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखो क्या क्या कह रहा है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हमने आपको लेक्चर 8 में सिखाया था। क्या बताया था कि सिल्वर के लिए आप लिख लो Ag, Ag पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 1। नाइट्रेट NO3 कितना चार्ज होता है NO3 पर, माइनस का 1। इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, AgNO3। सिल्वर नाइट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा, किसके द्वारा, कॉपर धातु द्वारा, ठीक है जी, विस्थापन किया जाता है। अर्थात कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है, विस्थापन अभिक्रिया हो गया ये। तो हमने लिखा सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 ले लिया जी, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के ध्यान से क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, सिल्वर बनाना है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर प्राप्त करना है, ये लिखा ना सिल्वर के शोधन में सिल्वर प्राप्त करना है कॉपर धातु द्वारा, हमने ले लिया जी कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, किसका, सिल्वर का, कर दो तो क्या बन जाएगा, CuNO3, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, Ag। अब पहले ये देखो क्या ये सही है, तो मैं कहूंगा नहीं जी गलत है। क्यों, क्योंकि कॉपर पर जो चार्ज है वो प्लस का 2 है, NO3 पर जो चार्ज है वो माइनस का 1 है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। अब इसे बैलेंस करो, NO3 इधर 2 है और इधर NO3 कितने, सिर्फ 1, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। अब ये देखो Ag कितने हो गए, 2, और यहाँ Ag कितने, सिर्फ 1, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, हो गया सिंपल। अब हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता था तो हमने CuNO3 लिखा, नहीं मैंने बताया था चार्ज याद करो, चार्ज याद करते ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला तैयार। तो C पे प्लस का 2, NO3 पर माइनस का 1, इधर इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 2 के NO3 में कर दी, ये बन गया। अब देखो फिर हमने बैलेंस करा, NO3 2 थे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, Ag यहाँ 2 है तो फिर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके हमारे थ्योरी में हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया या वह द्वि विस्थापन अभिक्रिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण हो, अवक्षेप का। हेडिंग लिखो अवक्षेपण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या कहलाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल। अब एग्जांपल देख लो, जो भी एग्जांपल यहां पड़ा था, Na2SO4 BaCl2 NaCl प्लस में BaSO4, वही एग्जांपल आपको किस में करना है, अवक्षेपण अभिक्रिया में। तो उदाहरण के लिए लिखो, Na2SO4 साथ में BaCl2, एरो क्या मिल जाएगा यहां से, NaCl, साथ में बेटा क्या आ जाएगा, BaSO4। अब बैलेंस कर दो, Na2 Cl2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, BaSO4 BaSO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें,
एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है एक्स, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करा, और गर्म करते हुए कौन से रंग का हो गया, काले रंग का। ठीक है जी, तो इस तत्व एक्स का और काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। कोई समस्या नहीं है, सिंपल है। हमने लिया है एक्स को हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो ऐसा तत्व कौन सा है बेटा, वो है कॉपर। कौन सा है, कॉपर। तो कॉपर को जैसे ही हम वायु में दहन करते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर को वायु में दहन करो, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड में ये भी बन सकता था ऐसे, ये भी बन सकता है। अब इन दोनों में से सही कौन सा है, तो ये तो हमारा है गलत, ये है हमारा सही। सर ऐसा क्यों, देख लो, हमने लिया Cu, Cu पर चार्ज होता है प्लस का 2, हमने लिया इधर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर चार्ज इधर माइनस का 2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, CuO। तो यहां बन गया CuO। अब यहां देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दी, यहाँ कॉपर 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दो, बस हो गया। अब ये जो एक्स है, एक्स हमारा जो तत्व है वो कौन है, कॉपर। और जो काले रंग का यौगिक प्राप्त हुआ है, यौगिक क्या है हमारा, CuO, इसे हम क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो सीओ को हम क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। 18वां क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि उसमें क्या ना लगे, जंग ना लगे, संक्षारण ना हो। तो उत्तर लिखो इसका, लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि लोहे पर जंग ना लगे। खत्म। अर्थात उसका संक्षारण ना हो, संक्षारण से बचाने के लिए हम उसमें पेंट कर देते हैं, किस पर, लोहे पर, ताकि उस पर क्या ना लगे, जंग ना लगे। है ना, सिंपल, एक एक नंबर के, एक एक लाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है, अगर हम तेल या फिर वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुले में रख दें, तो खुले में रख देने के बाद हमारे जो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वे विकृत गंधित हो जाते हैं, अर्थात उसमें से बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है। इसीलिए हम चिप्स या कोई कुरकुरे, इनके पैकेट की थैली में ऑक्सीजन को ना भर करके कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, कम सक्रिय गैस भरते हैं, किससे, ऑक्सीजन से, ताकि वो जल्दी से विकृत गंधिता ना हो। तो इसका आंसर लिखो, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ लिखो। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर
ऑक्सीकृत लिख लो चाहे उपचयित लिख लो। क्या होने लगते हैं? विकृत गंधिता होने लगते हैं। विकृत गंधित होने लगते हैं। तेल या फिर वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत या अपचयित होकर क्या होने लगते हैं? विकृत गंधित, सड़ने लगते हैं। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की जगह कम सक्रिय गैस कौन सा? नाइट्रोजन। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की कम सक्रिय गैस, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस से युक्त, या आप ये भी लिख सकते हो सिंपल, कैसे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन के कम सक्रिय गैस, कौन सी गैस? नाइट्रोजन भरकर रखते हैं। सिंपल। इसीलिए हम नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। ठीक है, या ऐसे सिंपल शब्दों में पैकिंग में लिख सकते हो कि थैलियों की पैकिंग में। ठीक है, तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन करो, प्रत्येक का एक उदाहरण दो। पहले कौन सा है? संक्षारण। संक्षारण, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल आद्र आदि के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? संक्षारित होने लगती है। और विकृत गंधिता, खुले पदार्थ खुले ऑक्सीजन में छोड़ने पर वह धीरे धीरे क्या हो जाती है? सड़ने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो हेडिंग क्या लिखोगे? संक्षारण। जब कोई वस्तु अपने आसपास आर्द्र अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संचारित होने लगती है। इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। फिर दूसरा आता है विकृत गंधिता। नहीं लिख दो? विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता, जब कोई खाद्य पदार्थ
किसके संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे सड़ने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। सिंपल। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, आते तो वह धीरे धीरे क्या होकर ऑक्सीकृत होकर सड़ने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधी था। सिंपल है ना, सबसे सिंपल है बेटा। सबसे पहले था कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को इसलिए कहते हैं कि श्वसन के दौरान लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन का रक्त में विकृत हो रहा है और जिस इस पूरे प्रक्रिया में क्या होती है बेटा, ऊर्जा निकलती है। जैसे कि एग्जांपल पढ़ा था CCH12O6 और 6CO2 CO2 प्लस H2O प्लस में ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा निकल रही है यही क्या है, ऊष्माक्षेपी का पहचान है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। उसके बाद हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में कोई भी एकल पदार्थ होता है और वो किसी भी अन्य बाह्य कारक द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो ये होते कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है ऊष्मीय, एक होता है एक होता है ऊष्मीय अपघटन, एक होता है वियोजन अपघटन और एक होता है प्रकाश अपघटन। तो संयोजन में क्या होता है बेटा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले लो और आपस में रिएक्शन करवाओ और केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर दो तो वो क्या कहलाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। इसीलिए ही संयोजन को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत माना गया है। फिर दूसरी बार में हमने पढ़ा कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ा। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भैया वियोजन है, टूटना तो है ही। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। तो हमने भी एकल पदार्थ लिया, ऊष्मा के द्वारा से 2 भागों में तोड़ दिया। उसके बाद हमने एक और एकल पदार्थ लिया AgCl, उसे प्रकाश में हीट के उसमें ले गए, प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा तो Ag और Cl2 में टूट गया। फिर उसके बाद हमने H2O लिया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उससे हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई और ऑक्सीजन गैस मिल गई। उसके बाद हमने क्या करा बेटा, फिर पढ़ा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसी के विस्थापित कर देते हैं। जबकि द्विविस्थापन में हमने क्या पढ़ा बेटा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के यौगिकों का क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया था जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक अधिक क्रियाशील तत्व था कॉपर से, तो कॉपर को हटा दिया, खुद आ गया, ये देखो यहाँ बैठ गया निचला है। उसके बाद भी Na2SO4 है, इनमें देखो SO4 पहले Na के साथ था, यहाँ पर Cl Ba के साथ था। रिएक्शन के बाद ये Cl कहाँ पहुंच गया, Na के पास, और SO4 कहाँ पहुंच गया, Ba के पास। उसके बाद बेटा क्या हमने पढ़ा कि सिल्वर के शोधन में, अब ये कौन सा एग्जांपल है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अच्छा लिख रहा है इस प्रक्रिया अभिक्रिया लिखिए, तो कौन सा है ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो AgNO3 पहले हमने बनाया, AgNO3 की कॉपर से रिएक्शन करा दी, हमें मिल गया कॉपर नाइट्रेट और साथ में क्या मिल गया, Ag। और कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया लिख देते हैं। अभिक्रिया का प्रकार इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का फंसता है। अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, ये बेटा विस्थापन अभिक्रिया। पेपर में फंसना है बच्चों। ये कोई भी एक अभिक्रिया दे देंगे और आपसे पूछेगा कि भैया इस अभिक्रिया का प्रकार बताओ, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद
सिल्वर नाइट्रेट लिया, कॉपर के साथ रिएक्शन करा दी, Ag अलग निकल गया, CO3 का ऑल्टोइज अलग निकल गया। फिर हमने पढ़ा अपक्षेपण अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका निर्माण होता है, अपक्षेप का निर्माण होता है। ये हमारा BaSO4 है, सॉलिड स्टेट प्रेसिपिटेट पाए गए हैं इसके, यही हमारा क्या है, अपक्षेप है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, देखो फिर हमने एग्जांपल लिया था Na2SO4 प्लस में BaCl2, सेम एग्जांपल वही लिया जो हमने द्विविस्थापन। तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कह सकते हैं कि वह द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा भैया उपचयन और अपचयन। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, जबकि अपचयन में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। भूरे रंग का चमक जाता है तो बताना है आपको। अब याद रखना, जलाने का वायु में, तो इसका मतलब वो दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करो। किससे क्रिया करो, ऑक्सीजन से। कभी भी दहन आ जाए ना या वायु में गर्म करें तो हमेशा याद रखना वहां पर ऑक्सीजन से क्रिया करनी है। तो हमने Cu लिया और O2 के साथ रिएक्शन करा दी, CO मिल गया। अब ये जो CuO है, ये CuO, ये काले रंग का यौगिक है और इसका नाम होता है बेटा कॉपर ऑक्साइड। और X कौन सा लिया था हमने, कॉपर लिया है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि उसमें जंग ना लगे, खत्म। ताकि लोहे पर जंग ना लगे, संक्षारण से बचाने के लिए। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत या उपचयित होकर क्या बन जाते हैं, विकृत गंधिता बन जाते हैं। विकृत गंधिता का अर्थ होता है चीजें कैसे होती हैं, सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं। और इसी से बचाने के लिए इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की जगह किसके, कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन भरकर रखते हैं, खत्म। जो भी इनकी थैलियां होती हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था आपका कि संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल आदि के संपर्क में आती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जबकि विकृत गंधिता, जब भी हम किसी को वायु में खुला रख देंगे, जब तेल वस्तु या पदार्थों को वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या कहलाते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या करने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन पर प्लीज एक बार जा करके लेक्चर 8 से 9 तक के सारी वीडियोस देख ले, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसी से ही हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके लिए आप ये क्वेश्चंस को अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद।